हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न ऑफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आपके आईसीएसई क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 एयर एंड एटमॉस्फेयर। ये हमारा है भाई लास्ट चैप्टर, करेक्ट। पर हम लोग ने इसकी शुरुआत प्रीवियस वीडियो में कर ली है। अब ये वीडियो जो है उस वीडियो से आगे अगला वाला वीडियो कंटिन्यूशन में है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने इस चैप्टर के पहले ही पढ़ लिए, बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो आपने अगर मिस किया होगा तो आप जरूर जाके देख सकते हो, ओके। और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, करेक्ट, ताकि हमें थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए कि हम लोग जो भी सीखे हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो चीज़ों को सीखने से पहले बच्चा बोल रहा है कि भाई एक बार फटाफट देख लो क्या पढ़ने वाले हम लोग इस वीडियो में। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एयर के यूजेस को पढ़ने का जो सिलसिला था हमारा। अब शुरू करेंगे नाइट्रोजन से, फिर आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड पर, फिर आएंगे वाटर वेपर पर, ओके। इनके यूजेस देखेंगे, फिर गैसेस का बैलेंस देखेंगे नेचर में, फिर एयर पोल्यूशन के कॉजेस, प्रिवेंशन, इफेक्ट्स पढ़ेंगे और देन खत्म, समाप्ति हो गई हमारे चैप्टर की, ओके। तो बच्चों, हम लोग अब देखने वाले हैं हमारे एयर में जो नाइट्रोजन है, ओके, उसके यूजेस। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इस चीज से जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई नाइट्रोजन हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब उसका कहीं ना कहीं हिस्सा है, ओके। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों में नाइट्रोजन है, ओके। तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग मैटर। अब कौन से इंपॉर्टेंट चीजों का हिस्सा है वो देख लेते हैं फटाफट। तो डीएनए, आरएनए आप पढ़ोगे आगे जाके। अब ये बड़े बड़े जो मतलब ये छोटे छोटे जो एब्रीविएशन है, इनके बड़े बड़े लॉन्ग फॉर्म्स है। पर आपने कई बार यहाँ वहाँ सुना होगा डीएनए का फिंगर प्रिंटिंग वगैरह वगैरह कुछ, अगर मूवीज या फिर कुछ आप अगर सस्पेंस वगैरह कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, ओके ओके, एक्शन वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा डीएनए का कुछ चल रहा है। तो वैसे ही एक डीएनए करके मॉलिक्यूल होता है हमारे बॉडी में, आरएनए करके भी होता है, ओके। इसमें नाइट्रोजन होता है, ओके। तो कुछ ऐसे दिखता है डीएनए वगैरह, वो सब आगे आप पढ़ते जाओगे, ओके। फिर आता है प्रोटीन में हमारा नाइट्रोजन है, ओके। अब इसी के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। और क्लोरोफिल, अब ये चीज आपको मैंने थोड़ी देर पहले मतलब पिछले वीडियो में ही बताई थी कि ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट्स में। इसके बिना प्लांट्स खाना बना नहीं सकते, ओके। तो इन सारी चीजों में तो नाइट्रोजन है भाई। अब आगे देखेंगे हम लोग, जो एक प्रोटीन वाला चीज देखा था ना कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, ओके। तो नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये है कि भाई नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ओके। अब कौन बनाता है ये? प्लांट्स बनाते हैं, ओके। प्लांट्स प्रोटीन्स बनाते हैं नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके, जो हमारे एयर में है, ओके, क्लियर। अब ये जो प्रोटीन होता है, क्या मतलब क्या, आपने कई बार सुना होगा बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग प्रोटीन खाते हैं वगैरह वगैरह। नहीं भी सुना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके जैसे जैसे बढ़ोगे आप, ओके, तो बॉडी बिल्डिंग का नाम सुनोगे तो प्रोटीन का नाम तो पक्का सुनोगे। और ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, प्रोटीन बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और ये सारे सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छे से बिल्कुल नहीं होगी, ओके। तो ये जो मसल्स आपको दिख रहे हैं इस बंदे के, ओके, वो कहाँ से बने हैं, वो कैसे बने हैं? वो बंदे ने प्रोटीन खाया है और प्रोटीन से ही ये मसल्स बने हुए, ओके। अब सिंपल सी चीज, ये जो प्रोटीन है ये प्लांट्स बनाते हैं। तो हमारे पास कैसे आते हैं? हम एक तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा के इन प्रोटीन्स को आप हमारे अंदर ले सकते हैं, या फिर हम लोग इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल्स को खा के इस प्रोटीन को अंदर ले सकते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि यार चिकन या फिर फिश, ये सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वैसे ही आपने सुना होगा कि पीस, ग्राम्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अब चिकन या फिर फिश क्या होंगे? एनिमल्स, ओके। और पीस, ग्राम्स, ये सब क्या हो गए? ये एक प्लांट के पार्ट्स है। तो प्लांट्स के पार्ट से भी हम लोग खा के प्रोटीन ले सकते हैं। एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को खा के भी प्रोटीन ले सकते हैं। इसीलिए कहा है कि ह्यूमंस डायरेक्टली प्लांट्स को खा के या फिर इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल्स को खा के, जिन्होंने प्लांट्स को खाया होगा, ओके। तो ये है हमारा ह्यूमन बीइंग, ओके ओके, या फिर कोई एनिमल है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल एक तो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएगा, ठीक है, और प्रोटीन पाएगा, या फिर ये ही ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खाएगा जिसने प्लांट्स को खाया था।
समझ में आ गया? तो इसमें क्या हो गया, ये पाथ में इसने किसी दूसरे एनिमल को खाया है, डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाया, पर इसने प्लांट को तो खाया था ना, तो इसके अंदर प्लांट्स के अंदर से जो प्रोटीन है इसके अंदर गई थी, अब इसके अंदर से हमारे अंदर या फिर कोई दूसरे एनिमल के अंदर। बात समझ में आ गई? एक छोटी सी चीज़ थी कि भाई कैसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट से प्रोटीन्स खुद के अंदर लेते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर है कि आप अगर सोचोगे सर ये प्रोटीन बनता कैसे है, मतलब नाइट्रोजन से, प्लांट्स क्या करते हैं इनको बनाने के लिए, ओके, तो थोड़ी सी ग्लिम्स डालेंगे इसके ऊपर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, तो समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। कैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाया जाता है प्लांट्स द्वारा। तो प्लांट्स जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली एयर में जो नाइट्रोजन होता है ना, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हमारे पास अगर ये प्लांट है, ओके, मस्त सा, तो मैं इसका ऐसे थोड़ा सा ट्रंक बिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रांचेस वगैरह ड्रॉ कर लिए मैंने, और फिर ऐसे 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 प्लांट ड्रॉ कर लिया, ओके। एकदम अच्छे से नहीं ड्रॉ किया मैंने, बस एक आइडिया देने के लिए आपको कि भाई चलो ये ट्री है, ओके। तो ये जो प्लांट्स है, ओके, या फिर कोई भी पेड़ होगा, आम का होगा, एप्पल का होगा, कोई भी, तो ये जो है ना, नाइट्रोजन तो हमारे हवा में सभी जगह पर है, ओके, राइट, ऐसे N2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बहुत सभी जगह पर है, पर ये प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को अंदर नहीं ले सकते, और अगर डायरेक्टली नहीं ले सकते तो फिर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोल्यूशन होगा इस चीज़ का, क्योंकि बनाते तो ये नाइट्रोजन से ही है प्रोटीन को, पर डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो अब कौन इनको हेल्प करेगा, इन प्लांट्स को? तो हेल्प करने आते हैं वो लोग जिनको हम लोग समझते हैं क्या टुच्चे से ऑर्गेनिजम्स है, ओके, क्या ही हमारा मतलब बाल बाका कर पाएंगे ये लोग, ओके। पर आपको भी पता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन्होंने पूरे दुनिया को हिला दिया, राइट। जो कोविड पैंडेमिक था उसमें किसने हाहाकार मचाया था? वायरस ने। वैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कई सारी चीज़ें आती है, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। तो ये जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली बैक्टीरियाज जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लांट्स की मदद करते हैं, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ओके, ये कहते हैं कि चलो प्लांट भैया, आप हमें तो एकदम टुच्चे से समझते हो, पर हम तुम्हारी मदद करेंगे नाइट्रोजन को तुम तक पहुंचाने के लिए। और कैसे पहुंचाते हैं ये क्या करते हैं? जो एयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है, फ्री नाइट्रोजन, इस फ्री नाइट्रोजन को, ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पर है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, सॉइल के अंदर। तो ये जो फ्री नाइट्रोजन है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, ओके, और इनको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, ओके, या फिर आप कह सकते हो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ओके। कौन से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ये कर सकते हैं भाई अमोनिया में, ओके। इसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा, हम लोग ने एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर में पढ़ा था तब, ओके। इसके अलावा भी कुछ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स नाम के कंपाउंड्स जो होते हैं ना, इनमें भी ये फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, ओके। कौन करता है? सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो, ओके। बात समझ में आ गई? अब इन अमोनिया, नाइट्रेट्स को मैंने एक जनरल नाम दे दिया नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ओके, आगे हम लोग देखेंगे इनके साथ क्या होता है। पर ये जो प्रोसेस है, ये जिसमें फ्री नाइट्रोजन को लिया गया और उनको कन्वर्ट किया गया इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ओके, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। समझ में आ गई बात? तो ये शब्द आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, समझने की कोशिश की होगी, पर थोड़ा बहुत लगा होगा कॉम्प्लेक्स है। तो ये कहानी के माध्यम से आपको अब समझ में आया होगा कि भाई प्लांट्स ना इतने बड़े विशाल होने के बावजूद नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, पर उनकी मदद करने को आता है इत्तू से चिट्टू से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। वो फ्री नाइट्रोजन को एयर में से कन्वर्ट करते हैं टू दिस अमोनिया, नाइट्राइट्स, और इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस है जिसमें फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ओके, कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन इन एयर, ओके, टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, अभी अब मैं बार बार ये चीज नहीं कहूंगा, अब मैं इतना चीज आपको समझाया क्यों? क्योंकि अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब आपको समझ में आएगा, नाइट्रोजन फिक्स करना मतलब एयर में से फ्री नाइट्रोजन लेना और उसको कन्वर्ट कर देना इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट्स, इसको कहेंगे नाइट्रोजन फिक्स करना, ठीक है।
अब ये जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, दो अलग अलग टाइप के सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ओके, या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं फ्री लिविंग, ओके, एकदम मस्त खुले, मतलब एकदम अच्छे से अपना अपना जिएंगे, ओके, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं भाई इनकी, ये सॉइल में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग को हम लोग नॉन सिम्बायोटिक भी कह सकते हैं, ओके। तो लिविंग, तो जो किसी से अटैच्ड होंगे ना, ओके, उनको हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं, आगे देखेंगे उनको। पर ये फ्री लिविंग वाले, इनको नॉन सिम्बायोटिक कहते हैं हम लोग, ओके। इस शब्द का अर्थ आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब ये मिलते कहाँ पर है, मैंने बताया सॉइल में मिलते हैं। तो ऐसे सॉइल में मस्त ये फ्री लिविंग हमारे बैक्टीरियाज या फिर फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या करते हैं भाई, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में, ओके। तो फ्री नाइट्रोजन लेंगे एयर में से, इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ओके। तो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते कहाँ पर, सॉइल में। तो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और ये ही नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, ओके ओके। यहां पर मैंने लिख दिया। तो अब ये जो पेड़ है हमारा, ओके, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है इनको एब्जॉर्ब करेगा और फिर बाद इनसे प्रोटीन्स बनाएगा, ओके, जो हम खाएंगे और बॉडी बिल्डर बनेंगे, ओके। मजाक कर रहा हूं मैं, ओके, बिल्कुल मजाक में मत लेना इस चीज को, आपको भी खाना है, ओके, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग के लिए ही नहीं सिर्फ। तो ये हो गए एक टाइप के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है भाई सिम्बायोटिक वाले, जो प्लांट्स के साथ कुछ ना कुछ उनका रिश्ता बना लेते हैं, ओके, ऐसे समझ लो आप, एसोसिएशन होता है प्लांट्स के साथ। तो ये कहां पर मिलेंगे, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके मदद से समझेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने राइजोबियम नाम का ये एक सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है। अब ये जो राइजोबियम होता है ना, ये कहां पर मिलता है हमें, ये मिलता है हमें इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ओके। तो ये दिख रहे हैं आपको, ये जो बड़े बड़े से थोड़े से गोले हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा एनलार्ज करने की कोशिश की है इमेज को, और मैं उसको बॉर्डर भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ओके, ऐसे। तो ये बड़े बड़े से जो गोले हैं ना, इनको कहते हैं रूट नोड्यूल्स। ये रूट है, ओके, ये पूरा का पूरा रूट बंदे ने हाथ में लिया है, बस उल्टा पकड़ा है दिखाने के लिए हमें। तो ये रूट ऐसे सीधा था नीचे, उसको उल्टा पकड़ लिया, और ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ऐसे मस्त फूगे हुए, इनको कहते हैं रूट नोड्यूल्स। तो हमारा राइजोबियम जो है वो ऐसे रूट नोड्यूल में मिलता है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब ये पीज, ग्राम्स, बीन्स, इनको कहते हैं हम लोग, ओके। अब ध्यान देना, इंटरेस्टिंग सी चीज क्या होती है, यहाँ पर अलग कुछ होता है। ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये डायरेक्टली एयर में से जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, इसको फिक्स करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। पर कहां पर, सॉइल में नहीं भाई, रूट नोड्यूल्स में ही, ओके। तो ये कई सारे रूट नोड्यूल्स दिख रहे, इनमें ही ये फिक्स करेंगे। अब प्लांट्स को तो और अच्छा हो गया, उन्हीं के किसी पार्ट में मस्त हमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको मिल रहे, तो वो वहीं से उन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। करेक्ट, बात समझ में आ गई, ओके। तो अब क्यों बोला जाता है भाई पीस, ग्राम्स और बीन्स को हाई प्रोटीन वाले हम लोग, मतलब खाना के एग्जाम्पल अगर लो, हम लोग कुछ फूड्स के एग्जाम्पल लो जिसमें हाई प्रोटीन होता है, तो फिशेस, चिकन, इनके अलावा पीस, ग्राम्स और बीन्स को क्यों बोला जाता है हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें, इनकी वजह से भाई। ये जो राइजोबियम है ना, कितनी आसानी से एयर का नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं प्लांट को। तो जितना अच्छा खासा ये इनका जो प्रोसेस है, मतलब आसान हो गया ना, डायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट के अंदर जा रहा है, ऐसे समझ लो, करेक्ट, ना कि फ्री लिविंग जैसा। फ्री लिविंग में नाइट्रोजन पहले सॉइल में जाएगा, फिर सॉइल से प्लांट में जाएगा। तो यहां पर इसके वजह से ही इनके पास अच्छा खासा प्रोटीन, मतलब अच्छा खासा नाइट्रोजन फिक्स होकर पहुंचता है, फिर ये अच्छा खासा प्रोटीन अमाउंट अपने अंदर बना लेते हैं, ओके। तो इसीलिए फिर इनको हम लोग कहते हैं कि इनको खाओ, हाई प्रोटीन डाइट हो जाएगा, या फिर अच्छा खासा प्रोटीन हमें मिलेगा खाने से, ओके। चलो, तो ये जो मैंने बताए अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने बोला था पहली, प्लांट्स, ओके, उनके अंदर लेते हैं, ओके। ये सॉइल से लेंगे अगर फ्री लिविंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया है या फिर फिक्स किया है, तो अगर ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ने फिक्स किया है तो भी ये रूट नोड्यूल से ही ले लेंगे और फिर प्रोटीन्स सिंथेसाइज करेंगे। तो ये थी पूरी कहानी कि भाई कैसे प्लांट्स नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाते हैं, ओके। क्लियर हो गया बात? तो बच्चों आपके दिमाग में आया होगा, सर चलो देखो हमको समझ में आया एक चीज,
जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ओके, वो कैसे भी करके मतलब यूज हो रहा है, एक तो बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग वाले हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, या फिर जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो हमारे प्लांट्स में ही है, ओके, वो ही कन्वर्ट कर रहे हैं इस नाइट्रोजन को। तो ऐसे कर करके ये जो नाइट्रोजन है एयर का, ओके, इसका इस्तेमाल होते रहेगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाने के लिए, और फिर वही नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट यूज करेगा प्रोटीन बनाने के लिए, और फिर हम लोग खाएंगे वगैरह वगैरह, खत्म। तो फिर से एयर में नाइट्रोजन जाएगा कैसे, ओके, या फिर एयर का नाइट्रोजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इतने सालों से ये प्रोसेस चल रही है सर, तो ये एयर का नाइट्रोजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ओके, क्योंकि ऐसी प्रोसेस तो कई जगहों पर चल रही होगी। सॉइल में कितने ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फिक्स कर रहे होंगे नाइट्रोजन को, ओके, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कितने ही सारे राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे जो फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन को। तो इस रेट में अगर हम लोग खाना खा रहे, ओके, इतना सारा खाना खा रहे हम लोग, तो फिर इसका मतलब ये तो खत्म होना चाहिए था। पर एयर में नाइट्रोजन खत्म नहीं होता, नाइट्रोजन वैसा का वैसा फिर से रिस्टोर होता है। कैसे ये बताने वाला हूं मैं आपको, ओके। तो जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स है, ओके, जो मरने के बाद, देखो मोस्टली सॉइल में ही, सॉइल के अंदर धंस जाते हैं वो, या फिर सॉइल पर ही पड़े रहते हैं वो। तो होता क्या है, इन डेड जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स का कन्वर्जन किया जाता है, ओके, इनटू नाइट्रोजन, ओके। तो फिर से हमें एयर में नाइट्रोजन मतलब कन्वर्जन कर किया जाता है इनटू नाइट्रोजन, और फिर वो एयर में ढकेल दिया जाता है, एयर में रिलीज कर दिया जाता है, ओके। अब कौन करता है ये? फिर से वही टुच्चे से ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, यही बहुत बड़ा काम करते हैं। तो सोचो, एयर में से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी यही करते हैं, और हम तक नाइट्रोजन पहुंचाते हैं, ओके, मतलब प्लांट्स तक, और प्लांट से हम तक, और फिर बाद में हम ही से फिर से नाइट्रोजन को पहुंचा देते हैं इनटू एटमॉस्फेयर या फिर एयर में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बड़े काम की चीज है, आपको समझ में आया होगा अभी, ओके, क्योंकि ये नाइट्रोजन का बैलेंस रखने में मदद कर रहे हैं। करेक्ट, ओके। तो यहां पर आप हमेशा याद रखना कि भाई इस दुनिया में कोई भी चीज का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे बैलेंस उस चीज का तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। चलो अब और एक मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा यूज देखेंगे नाइट्रोजन का, वो है केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन को केमिकल इंडस्ट्रीज में? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, नाइलॉन बनाने के लिए, जिससे हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं, डाइज जिससे हमारे कपड़ों को रंग वगैरह दिया जाता है, या फिर कई सारे एप्लीकेशन है डाइज के भी, ओके, पेंट्स वगैरह में यूज करते हैं जो हम लोग घरों को मारते हैं, ओके। और एक्सप्लोजिव डूम, इनको भी बनाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है केमिकल इंडस्ट्री में। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है मेरा आपसे, ओके। इस सवाल का जवाब आप मैं पूछने के बाद पॉज करोगे वीडियो, सोचने की कोशिश करोगे, या फिर ढूंढोगे गूगल पर और फिर आओगे, तो जवाब तो मैं देने वाला हूं पक्का। जो आप चिप्स खाते हो बड़े ही एकदम प्यार से, एकदम रूट के मम्मी पापा से लेके, उन चिप्स के पैकेट्स में भाई साहब कभी सोचा है कुछ तो भरा हुआ रहेगा, राइट? क्योंकि जितना फूला हुआ चिप्स का पैकेट दिखता है उतने चिप्स तो उसमें होते नहीं है, कुछ ना कुछ जगह खाली होती है। अब उस खाली जगह में कुछ तो भरा होगा ना, राइट? ओके, तो क्या होता है उस खाली जगह में? ओके, आप सोचने की कोशिश करो या फिर ढूंढो कि भाई चिप्स के पैकेट्स में क्या होता है। ओके, तो आई होप आपने ढूंढा होगा और आपको सही जवाब मिला भी होगा, क्योंकि ये गूगल पर मिल ही जाएगा आपको। चिप्स के पैकेट्स में होता है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ। ओके, चलो अब आप सोच रहे होगे सर पर क्यों, राइट? अब किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ तो क्यों होता है, तो क्यों भाई चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन भरेंगे? सबसे पहली चीज़ आपको यही से समझनी है कि भाई नाइट्रोजन जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा संत साधु की तरह बिहेव करता है। ओके, एज अ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो खुश है अपने आप में ही। दो नाइट्रोजन के एटम्स एक दूसरे से हाथ जोड़ के मिला के खुश है अपने आप, तो इसीलिए फिर ये रिएक्ट नहीं करते। तो जिस भी जगह पर हम लोग इनको रखेंगे तो ये कुछ ऐसा वहाँ का एटमॉस्फेयर बना देंगे जहाँ पर रिएक्शंस जो होंगी, ओके, वो कम होंगी। अब चिप्स में जो हमारी पोटैटो वेफर्स जो भी है, ओके, अगर हम इनको ओके खुले में रख देते, आपको पता ही होगा, तो वो चिप्स ना नरम हो जाते हैं या फिर उनकी टेस्ट बदल जाती है। तो इसीलिए फिर ये गैस भर दिया जाता है, जो गैस मस्त चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं करेगा हमारे चिप्स को। तो हमारे चिप्स मस्त क्रिस्पी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खाने लायक रहेंगे, खराब नहीं होंगे। ओके, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे चिप्स को।
ओके, क्यों? क्योंकि ये खुद ही अपने आप में ऐसा गैस है जिसको ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं है, वो चुपचाप बैठने में ही अपनी खुशी मानता है, कम रिएक्टिव है अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में कहेंगे तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस। तो सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है प्लांट्स के लिए। क्या करते हैं इसका प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस करते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खुद के लिए प्लांट्स खाना बनाते हैं जो हम लोग भी खाते हैं। ओके, तो वो अलग बात है कि हम इंसान तो ऐसे मतलब पछाड़े हुए ही है, जहाँ खाना दिखे वहाँ खा लेंगे। ओके, तो हम लोग कौन सी ऐसी पार्ट है प्लांट की जो नहीं खाते? ओके, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स वो सभी तो खा लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ। ओके, फ्लावर्स भी खा लेते हैं हम लोग। सोचो मतलब कैसे ही भुक्कड़ है हम। ओके, तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं फिर से। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ओके, और खुद के लिए खाना बनाते हैं। ओके, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट गैस भी रिलीज करते हैं जो कि है ऑक्सीजन। तो हम लोग ने ये कहीं ना कहीं देखा ही है, करेक्ट। अब यही जो ऑक्सीजन है ये प्लांट्स ओके जो देते हैं, वही प्लांट खुद भी और बाकी के एनिमल्स भी रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सबसे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है मैं कहूँगा, क्योंकि इससे ना ही प्लांट खुद के लिए फूड बना रहा है जो हम भी खा रहे हैं, बल्कि प्लांट ऑक्सीजन भी दे रहा है जो हम रेस्पायर कर पा रहे हैं, हम यूज कर पा रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सा यूज है जो कि है भाई हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करने की कोशिश करता है जब रात हो जाती है। ओके, मतलब इन शॉर्ट हमारे अर्थ को वार्म रखने की मदद करता है, वार्म रखने में मदद करता है, क्योंकि दिन भर सन की लाइट तो पड़ते रहती है अर्थ के एक पर्टिकुलर पार्ट पर उसी पार्ट पर फिर बाद में रात होने पर अंधेरा होता है, तो फिर सन की एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच रही तो अर्थ ठंडा होने लगता है। तो उस प्रक्रिया में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को ठंडा होने से बचाता है, अर्थ को वार्म रखने में मदद करता है। और ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको कब देखेंगे? जब हम लोग थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे तब, जो कि हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले, डोंट वरी। ओके, चलो, तो मतलब मैं बस समझाऊंगा आपको कि भाई कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को वार्म रखने में मदद करता है रात को। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। अब ऐसे फायर्स जो हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते, तो आप सोचो कि सर ऐसे भी फायर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप आगे आगे पढ़ोगे कई टाइप के फायर्स होते हैं, हर एक टाइप के फायर को अलग अलग चीज़ से बुझाना होता है। अगर किसी ऐसे फायर जो ओरिजिनेट हुई है उसको आप पानी से बुझाने गए तो कभी कभार वो फायर बहुत बड़ी हो जाती है और भी जलना लगता है, चीज़ें और भी जलने लगती है। तो ऐसे फायर्स जो पानी से नहीं बुझा सकते ना, उनको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यूज़ है ये भी। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, मतलब चीज़ों को ठंडा करने के लिए। अब कैसे? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है ना, हम लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। ओके, गैस को हम लोग लिक्विड कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड, करेक्ट। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, इसको ना हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं, और ये जो सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, सॉलिड वाली, ओके सॉलिड में लिख देता हूं यहाँ पर पूरा, ओके सॉलिड वाली, ये होती है भाई ड्राई आइस। ओके, अब इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। आप इस आइस को रखोगे ना, ऐसे दिख रहा है ना बाल्टी में, इससे ना ये आपको आइस मेल्ट होके पानी नहीं दिखेगा। ओके, और फिर पानी को हम लोग हीट करके वाटर वेपर में बदल देना, वैसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली आइस से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाएगा। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये आइस कैसे हो गया? जो मेल्ट नहीं हो रहा है, जो गीला नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, डायरेक्टली गैस स्टेट में चला जा रहा है सॉलिड स्टेट से। तो हम लोग थोड़ा बहुत याद करो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कन्वर्जन होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, या फिर ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है ओके जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में पहुंच जाता है हमारा सब्सटेंस, उसका नाम क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा आपको। ओके, तो आप ये पॉज करो, खुद सोचो। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप थोड़े पन्ने पीछे कर लो आपके टेक्स्ट बुक के, और मैटर इस चैप्टर में जाके देख लेना, पक्का आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आइस है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसी गैस में बदल जाती है बिना किसी सरफेस को गीला करके, इसलिए हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने बता दी, कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला वाला यूज़ है इसका, ये देख के आपके मतलब आपको ऐसा लगने लगा सर हमें भी पीना है ये,
राइट। मस्त मस्त कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते रहेंगे आप, पिज़्ज़ा खाते रहेंगे, बर्गर खाते रहेंगे तब, राइट। कोक के बिना तो गले से उतरता नहीं होगा आपके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल ख़राब होती है। अब आप कहोगे सर हमें मत बताओ, हमें पता है पहले से ये ख़राब होती है। ओके, काम वाली चीज़ बताओ, तो काम वाली चीज़ बताता हूँ। ये सारी चीज़ें का बनाने का प्रोसेस जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। ओके, और इसीलिए ये ख़राब होती है। ओके, तो बात वहीं पर घूम के आई। इससे अच्छा आप अच्छे जूसेस पी लो। ओके, शुगर केन का जूस पी लो, या फिर एप्पल का जूस पी लो, या फिर कोई भी अच्छे फ्रूट्स का जूस पी लो। इनको पीने से अच्छा, क्योंकि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के डाला होता है ना, आप अगर इसे टॉयलेट क्लीन करना चाहोगे ना, तो भी टॉयलेट एकदम चकाचक क्लीन हो जाएगा। तो सोचो आपके अंदर जो पेट है वो कितना चकाचक क्लीन होता होगा। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, पेट चकाचक क्लीन नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, पेट के अंदर के जो सेल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं, कभी कभार पी लिया ठीक है, पर आदत रखना, फ्रीक्वेंटली पीना बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक है। ओके, फिर आगे हम लोग वाटर वेपर का भी एक सिंपल सा यूज देख लेते। तो वाटर वेपर का होना ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में प्लांट्स या फिर एनिमल्स को प्रोवाइड करता है मॉइस्चर मतलब नमी। ओके, तो इसके अलावा भी वाटर वेपर का एक इंटरेस्टिंग सा इस्तेमाल है। इस बंदे को देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। आपने कई बार न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, ऐसे कोई बंदे होते खड़े होते स्टिक लेके, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर नहीं होगी, करते रहते ये लोग। ये होता है भाई, ये लोग क्लाइमेट या फिर वेदर फोरकास्टिंग वाले बंदे होते हैं, राइट। तो वेदर कंडीशंस ये बताते हैं कि भाई कल बारिश होगी, कल नहीं होगी, वो सब चीज़ें। तो इसके लिए भी वाटर वेपर का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रेडिक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, तो अब तक हम लोग ने एयर के अंदर जो खास इंपॉर्टेंट वाले कंपोनेंट्स थे, जिनका खास अच्छा खासा यूज था, वो सब देख लिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। अब आएंगे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एयर जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है केमिकल प्रोसेस के लिए। तो अब तक हम लोग ने जो भी चीज़ें देखी, उसी में कई सारे केमिकल प्रोसेस देखे, जिसमें एयर में जो कुछ चीज़ें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। ओके, जो प्लांट्स, एनिमल्स सब लोग करते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, राइट। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एयर से। तो ये जो रेस्पिरेशन है इन ऑल, हम लोग ने देखा था कुछ फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी मिलती है। वो एक पूरी की पूरी केमिकल प्रोसेस है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर। ओके, अब इस केमिकल प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है भाई? एयर से आ रहा है। तो भाई एयर हो गया ना एसेंशियल फॉर द केमिकल प्रोसेस। ओके, तो यही एग्जाम्पल नहीं, ये वाला भी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर से आता है। ओके, जैसे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोग ने। फोटोसिंथेसिस भी क्या है? अच्छी खासी केमिकल प्रोसेस है भाई, जिसमें फूड बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके। ओके, और फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज किया जाता है। खास बात यह है कि भाई इस प्रोसेस के लिए लाइट और क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, इनके बिना काम होगा ही नहीं। ओके, पर इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि भाई एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं होगी। तो भाई एयर कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एयर से। तो भाई एयर महत्वपूर्ण हुआ ना, राइट। इसी के जैसे हम लोग ने ये भी चीज पढ़ी कि ये जो नाइट्रोजन है एयर के अंदर, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी से प्रोटीन्स बनते हैं, वही प्रोटीन्स हमारे अंदर आते हैं, करेक्ट। तो एयर के अंदर का नाइट्रोजन भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसका मतलब एयर भी महत्वपूर्ण है। अब केमिकल प्रोसेस के लिए मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है ना, वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही है। ओके, तो इस केमिकल प्रोसेस के लिए भाई नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, और ये नाइट्रोजन आता है एयर से। तो एयर बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केमिकल प्रोसेस के लिए भी। ओके, तो कुछ मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स दे दिए, ये आपको जस्टिफाई करने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि भाई केमिकल प्रोसेस में एयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसी की तरह एयर इंपॉर्टेंट भी है भाई फिजिकल प्रोसेस के लिए। अब एक छोटू सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप तो मतलब हालांकि आजकल लोग वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन में ही ड्राई कर देते हैं, अच्छी खासी फीचर्स आ गई है। पर अगर सपोज किसी दिन ओके वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद कपड़े धोने पड़ेंगे। खुद कपड़े धोने के बाद ओके, उनको निचोड़ने के बाद भी पानी बचेगा, तो ऐसे ही लाइन पर टंगाना पड़ेगा आपको कपड़े को। अब आप ये ध्यान रखोगे कि जहाँ पर भी आप कपड़ा सुखा रहे हो ना, वो जगह बंद बंद सी ना हो। ओके, खुली जगह हो, जहाँ पर हवा खिलती हुई हो, ओके, बहती हुई हो। तो आप टेरेस पर जाओगे या फिर आपके घर के सामने किसी खुली जगह पर कपड़े सुखाओगे। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि हवा वाली जगह पर कपड़े फटाक से सूख जाते हैं। तो एयर जो होता है ना, वो क्लोथ को ड्राई करने के लिए, ओके, वेट क्लोथ को ड्राई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके,
यहाँ से क्लोथ के अंदर से मस्त जो वाटर होता है ना, इसको इवापोरेट ऑफ करवा देता है, ओके, और खुद के साथ लेके चला जाता है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ही एयर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिकल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है वाटर साइकिल। अब मैं वाटर साइकिल को फिजिकल प्रोसेस क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर पीछे मैंने ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स के लिए फिजिकल प्रोसेस कहा, ये तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है। क्यों, क्या हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कपड़े के अंदर का पानी है जो लिक्विड स्टेट में है वो इवापोरेट ऑफ होकर गैसियस स्टेट में चला जा रहा है। तो फिजिकल चेंज हो रहा है, मतलब फिजिकल प्रोसेस है, मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज मतलब स्टेट में चेंज हो रहा है सिर्फ, ओके, वो एक पैरामीटर है। स्टेट में चेंज होना मतलब फिजिकल चेंज, ओके, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब ये जो फिजिकल प्रोसेस है, ओके, तो आपको अगर पता भी नहीं होगा, आप पढ़े भी नहीं होंगे फिजिकल चेंज के बारे में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ओके। अब स्टेट में चेंज होना मैंने बोला फिजिकल चेंज है, क्लियर। तो यहाँ पर एयर भी वाटर साइकिल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ओके। और वाटर साइकिल भी एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हो क्या रहा है मालूम है क्या, एकदम सिंपल भाषा में कहे तो इतनी जो कॉम्प्लेक्स चित्र आपको दिख रहा है ना, इसका एक सिंपल सा अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ये होगा कि भाई सरफेस है, ये अर्थ है ये, और भाई साहब ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ओके। तो एटमॉस्फेयर को मैं थोड़े से ऐसे मस्त नीला नीला कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस सरफेस और एटमॉस्फेयर इनके बीच में, ओके, सॉरी, ये एटमॉस्फेयर और ओके सरफेस, इनके बीच में वाटर का लेन देन, ओके, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो सरफेस से पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से पानी फिर से सरफेस पर आता है, और ये जब प्रोसेस होती है तब वाटर अपना स्टेट्स बदलता है। तो सरफेस से जब पानी एटमॉस्फेयर में जाता है तब वाटर लिक्विड स्टेट में हो या फिर सॉलिड स्टेट में हो, तो सॉलिड से लिक्विड में, अगर सपोज सॉलिड स्टेट में हो, जैसे कि ये आइस है, ओके, तो ये मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में आ जाती है, रिवर्स बन के फ्लो होके सी तक पहुंच जाएंगी, और फिर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म से वाटर इवापोरेट होगा, ओके, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, और फिर एटमॉस्फेयर में, ओके, ये वाटर वेपर जो है किसी ठंडी जगह पर चले जाएंगी एटमॉस्फेयर में, मतलब जहाँ पर रिलेटिवली ठंडा होगा चीज़, वहाँ पर ये वाटर वेपर चली जाएगी, कंडेंस होगी, क्लाउड्स बनेंगे। फिर क्लाउड्स को क्या करेंगे, मस्त हवा के झोंके उनको मूव करवाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि देखो क्लाउड्स कैसे मूव होते हैं ऐसे, मतलब कभी कभी तो होते हैं, पक्का होते हैं, क्योंकि क्लाउड्स भी मूव होते हैं। तो ये क्लाउड्स मूव करेगा, फिर बाद में जहाँ चाहिए वहाँ पर थोड़ा बहुत, ओके, क्लाउड्स में से, ओके, पानी बरसना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर क्लाउड्स में से जो वाटर वेपर है, ओके, या फिर क्लाउड्स के अंदर से लिक्विड में वाटर कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो फिर से जैसे कि गैसेस में बदल गया था, उससे फिर से लिक्विड में आ गया, ओके, तो ये स्टेट में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड, फिर से, ओके, लिक्विड से गैस में, फिर से यहाँ से गैस से लिक्विड में। तो ये बस ये स्टेट में चेंज होती है, इसीलिए भाई फिजिकल प्रोसेस। और इस फिजिकल प्रोसेस में एयर का मैंने रोल बता दिया। अरे भाई पूरा का पूरा जो ये इंटरचेंज या फिर एक्सचेंज हो रहा है पानी का, वो किन दो चीज़ों में हो रहा है, सरफेस और एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है ना एक्सचेंज पानी का, ओके। पानी क्लाउड से बरस के सरफेस पर आ रहा है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर सरफेस से ही सीज, ओशंस, कहाँ से कहो, ओके, कई सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स वगैरह, इन सब से वाटर फिर से इवापोरेट होके फिर से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो एक जो पार्ट है जहाँ पर वाटर का वास्तव्य है, ओके, वाटर जा रहा है, वो तो है एटमॉस्फेयर भाई, ओके। और एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ एयर। तो एयर कैसे नहीं इंपॉर्टेंट हुआ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, करेक्ट, ओके। तो ये हम लोग ने देखा कि भाई एयर कितनी महत्वपूर्ण है फिजिकल प्रोसेस के लिए, एयर कितनी महत्वपूर्ण है केमिकल प्रोसेस के लिए। तो इन सारे प्रोसेस से कई सारी ऐसी प्रोसेस आपको समझ में आई होंगी जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे कि रेस्पिरेशन, ओके, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, खत्म, 2-3 मतलब कुछ चंद मिनटों में ही ऑर्गेनिज्म चल बसेगा अर्थ से, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं लिया प्लांट्स ने तो खाना नहीं बनेगा, तो खाएंगे क्या हम, करेक्ट, ओके, क्योंकि इन प्लांट्स पर ही तो जिंदा एनिमल्स है दूसरे भी, करेक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, ओके। इसके अलावा नाइट्रोजन भाई प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एयर का रोल वाटर साइकिल जैसे महत्वपूर्ण साइकिल में कितना ज़्यादा बड़ा है, ओके, वो एक डेस्टिनेशन है, इन शॉर्ट हम लोग कहेंगे एयर एक डेस्टिनेशन है हमारे वाटर के लिए, ओके। और इस वाटर साइकिल से ही पूरा अर्थ पानी के मामले में संतोष, मतलब
संतोष से रह पा रहा है, खुशी से रह पा रहा है। ये वाटर साइकिल अगर डिस्टर्ब हो गई ना तो सबसे बेसिक चीज़ है ये, पर सब चीज़ को हिला देंगे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो हो ही गया सब कुछ नहीं हो पाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों में एयर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, ये अगर चीज़ें बंद हो गई, हम रेस्पिरेशन बंद कर दिए, हमने फोटोसिंथेसिस बंद कर दी, नाइट्रोजन का इस्तेमाल होना बंद हो गया प्रोटीन बनाने के लिए, ये वाटर साइकिल बंद हो गई, तो क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ओके, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई एयर इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, लाइफ को वैसे ही बनाए रखने के लिए एयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो बच्चों अब अगला जो टॉपिक है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग ये समझेंगे। ओके, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए एक्चुअल में, थोड़ा बहुत अगर आप सोचेंगे तो, पर अब इस वीडियो के फ्लो में ऐसे हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे होना ही चाहिए ऐसे नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि देखो अब तक हम लोग ने क्या देखा कि भाई साहब रेस्पिरेशन और बर्निंग, ओके, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। करेक्ट, रेस्पिरेशन और बर्निंग में। ओके, और इन दोनों प्रोसेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब अगर एटमॉस्फेयर में ये दो गैसेस तो प्रेजेंट है, हमको पता है, पर अगर रेस्पिरेशन और बर्निंग चल रही है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यूज किया जाएगा, राइट, और वो कम कम होगा फिर एटमॉस्फेयर से, और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रोसेस में दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होते जाएगा। तो ऐसे अगर चलते रहा तो ऑक्सीजन तो एक दिन खत्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही हो जाएगा कि भाई बोलो ही मत। ओके, और ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होना हानिकारक होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, एयर पोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा क्यों, पर फिलहाल तो ये समझ लो भाई ज़्यादा अमाउंट में ये भी होना बहुत खतरनाक है। और ये तो सोचो ये ज़्यादा अमाउंट में हो भी गया चलो, पर ये ऑक्सीजन अगर कम होते खत्म हो गया तो सांस ही नहीं ले पाएंगे हम लोग। मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन अगर खत्म हो गया तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो फिर सारे ऑर्गेनिजम्स खत्म। करेक्ट, पर ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा अगर होता तो हम लोग अभी जिंदा होते क्या? कई सालों से रेस्पिरेशन चल रही है ऑर्गेनिजम्स की, कई सालों से हम लोग बर्न कर रहे चीज़ों को, पर ये अगर होता, ऐसा अगर होता तो आज तक तो लोग फिर जिंदा ही नहीं रह पाते, ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह पाते। तो कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना सर कि जिसके वजह से ये बैलेंस बना रह पा रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। आप ऐसे ही कहोगे ना, राइट? क्योंकि आप अभी खुद ही बोल रहे हो सर कि ऐसा तो नहीं होता रहेगा, फिर मतलब ऐसा तो नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम लोग तो अभी जिंदा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो बैलेंस कर रही है। तो आप कहोगे सर बताओ फिर क्या चीज़ है वो, आप थोड़ा सा खुद भी तो सोचो। ओके, हम लोग ने ही पढ़ा है अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, उसमें से कोई एक चीज़ है जो होती है जो इसका बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है। ओके, तो आई होप आपने थोड़ा पॉज किया होगा, थोड़ा सोचने की कोशिश की होगी। ओके, पक्का सोचना, बिल्कुल ठीक है। चलो अब रिज्यूम बैक कर लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको राइट आंसर मिल गया होगा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं मिला है तो अभी बता देता हूँ मैं कि भाई ये फोटोसिंथेसिस जो है वो इस बैलेंस को बनाए रखती है। कैसे? जैसे कि हम लोग ने देखा रेस्पिरेशन और बर्निंग से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी। ये बड़ा सा जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया ये एटमॉस्फेयर है सपोज, तो इसमें इसकी मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी। पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में भाई कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन दिया जाता है। ओके, तो होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम, करेक्ट, और ऑक्सीजन दिया जाएगा तो ऑक्सीजन कम नहीं होगा। ओके, ऑक्सीजन भी उतना ही रहेगा। मतलब रेस्पिरेशन और बर्निंग और फोटोसिंथेसिस, ओके, एक तरफ रेस्पिरेशन और बर्निंग जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे, दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहा है और ऑक्सीजन को भर रहा है। तो ये दो प्रोसेसेस और ये एक प्रोसेस, ये तीनों मिलके एक बैलेंस तैयार कर रहे हैं हमारे नेचर में, जिस बैलेंस की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस्ड रह रही है। ओके, ऐसा नहीं हो रहा है कि ऑक्सीजन एकदम खत्म ही होने आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना सारा बढ़ गया है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म ही होने आया है और ऑक्सीजन इतना सारा हो गया है। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एकदम खत्म होने आया ना तो भी हमें बहुत दिक्कत है। ओके, देखेंगे आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इस्तेमाल है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होना इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे बैलेंस बना रहता है। क्लियर?
अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है एयर पोल्यूशन। अब ये हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ओके, तो थोड़ा सा धीरज रखना और मेरे साथ जुड़े रहना। ओके, मतलब दिमाग से जुड़े रहना। ओके, बस ऐसे ही वीडियो मत देखना, क्योंकि ये टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो डायरेक्टली आपको इंपैक्ट ज़्यादा करती होंगी। आप ऐसे लगोगे, आपको ऐसे लगने लगेगा अरे यार ये तो चीज़ें हमारे साथ भी होती है। करेक्ट, ये ऐसे ये देखो, ओके, ये लेडी किसी मास्क लगा के घूम रही है, क्यों? आजू बाजू में कितना डस्ट है भाई। ओके, और ये अर्थ बेचारा दिख रहा है। अगर हमारे आजू बाजू में जो एयर है वो अगर गंदा होने लग गया ना, तो अर्थ की कुछ ऐसी दशा हो जाएगी। ओके, अर्थ भी भाई सफोकेट होने लग जाएगा कि क्या ही इंसान है ये यार, मतलब मेरा जीना मुश्किल कर दिया अर्थ, कहने लगेगा। ओके, चलो मजाक बाजू में रखते। तो एयर पोल्यूशन मतलब भाई हमारे अगल बगल में जो एयर है वो खराब होना, वो इतना खराब होना कि हम उस एयर का इस्तेमाल करने, मतलब वो एयर जो है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा। ओके, अब जो चीज़ें एयर को खराब करती है ना, उन्हीं को आसान शब्दों में पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ओके, तो पोल्यूटेंट मतलब खराब चीज़ें, राइट, हार्मफुल या फिर हमें नहीं चाहिए ऐसी वाली चीज़ें अगर है तो हम उनको पोल्यूटेंट्स कहेंगे। ओके, अब ये पोल्यूटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है? अभी देखो आज जब अगल बगल में इसकी क्या है, डस्ट है ना, राइट, धूल मिट्टी सब कुछ है। तो ये डस्ट जो है ये एक पोल्यूटेंट है। ओके, जो स्मोक निकल रही है बहुत सारी जगह से, ओके, ऑटोमोबाइल्स में से या फिर इंडस्ट्रीज़ में से, वो एक पोल्यूटेंट है। अब स्मोक में क्या क्या होता है मैंने बताया था आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने। और सूट भी होता है, सूट मतलब ऐसे ब्लैक कलर के कार्बन के पार्टिकल्स। ओके, तो ये सारे भी एयर में अगर चले आ जाएंगे, ये भी हमें अनवांटेड चीज़ें हैं भाई, अनडिजायरेबल चीज़ें हैं, हार्मफुल भी है। ओके, एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हार्मफुल होता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड तो भाई मैंने बताया था साइलेंट किलर है भाई, राइट, ना इसको हम लोग देख पाते हैं, ना सूंघ पाते हैं, ना टेस्ट कर पाते हैं। भाई साहब अगर ये किसी रूम में होगा तो हो गया फिर। ओके, और सूट तो मतलब ब्लैक कलर के कार्बन के पार्टिकल्स, तो ऐसे ही उड़ते रहेंगे वो। ओके, तो अच्छे नहीं है ये हमारे सेहत के लिए भी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे गैसेस है, ओके, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये मैंने बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों चीज़ें। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड ये एक ऐसे गैस है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड कहो। ओके, इसके अलावा भी कुछ और गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारा जो एयर है उसको खराब कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं कि भाई साहब ये जो एयर पोल्यूशन का कॉज क्या है, मूल मतलब रूट क्या है एयर पोल्यूशन का, किन किन वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले है भाई ये करना बंद करो, पेड़ों को काटना बंद करो। ओके, क्योंकि अगर हम लोग जब पेड़ काटते हैं तो क्या होता है मालूम है? अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा, जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो हिल जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन और बर्निंग की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम लोग हमारे जो अर्थ पर जो भी पेड़ है उनको काटना शुरू कर देंगे एकदम बेरहमी से, एकदम बेबुनियाद, तो क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है ना, वो कम कैसे होगी? क्योंकि यही तो इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है ना, वो बैलेंस कैसे होगी, वो बढ़ेगी कैसे? क्योंकि यही तो है जो ऑक्सीजन देते भी है। करेक्ट, तो इसीलिए पेड़ मत काटना, क्योंकि ये क्या करते हैं, एयर का जो बैलेंस है वो बिगाड़ देंगे। एयर में जो गैसेस का बैलेंस है वो बिगाड़ देंगे, और ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होना सेहत के लिए हानिकारक है। ओके, चलो आगे, एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स है एकदम भर के धुआं छोड़ते हैं, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है ये भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज़ कर देते हैं, जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ओके, आगे हम लोग इनको कोयले को तो सदियों से जलाते आ रहे हैं। ओके, तो ये जो कोयला है एक फॉसिल फ्यूल है, या फिर आप कहो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये भी फॉसिल फ्यूल्स है। इनको बर्न करने से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो ज़्यादा मात्रा में होना अच्छी बात नहीं है। ओके, इसके अलावा और क्या कॉज है? ये दिख रहा है आपको, धूम। ओके, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या फिर आप आगे जाके सुनोगे कि इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे थे। ओके, तो ये जो एक्सप्लोजन आपको दिख रहा है ना, ये एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से एक्सप्लोजन है। और ये एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से एक्सप्लोजन से क्या होता है भाई, सब तो तबाह होना लग जाता ही है। ओके, पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स नाम के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए इतने हार्मफुल होते हैं, इतने ज़्यादा कि मतलब कुछ ही टाइम में इंसान जिंदा नहीं रहेगा। ओके,
कुछ रेड रैशेस डेवलप हो जाएंगी, ओके, और सारी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी, हमारी स्किन डीके होने लगेंगी। इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ओके। तो ये एटॉमिक बॉम्बिंग्स के वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में सभी जगह पर ओके ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल जाते हैं। अगर ये एयर में चले गए तो एयर से तो सबसे फास्टेस्ट सभी लोगों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एयर तो भाई सभी जगह पर है, सर्वव्यापी है एयर, ओके। या फिर अगर ये वाटर में चले गए या फिर किसी खाने पर चले गए, मतलब तो वो चीज़ हमारे अंदर जाने पर वही हाल करेगी जो मैंने पहले बताया, ओके। तो इसके लिए ये जो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल वगैरह है वो नहीं होना चाहिए, ओके। ये भी एयर पोल्यूशन का बहुत मेजर कॉज है। आगे देखें, नेचुरल कॉजेज भी एक कंट्रीब्यूशन देती है एयर पोल्यूशन के लिए, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, ओके। तो ये नेचुरल कॉज अब तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं, पर चलो एक कॉज तो है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा मस्त ये ड्रोन दिख रहा है आपको, तो ये ड्रोन क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर स्प्रिंकल कर रहा है, ओके, या फिर पेस्टिसाइड स्प्रिंकल कर रहा है, ऐसे कहो, या फिर फंजीसाइड स्प्रिंकल कर रहा है। पर ये जो पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे जो है ना, ये केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, और ये जब स्प्रे हो रहे हैं तब कुछ तो जाएंगे भाई प्लांट्स तक पहुंचेंगे, कुछ तो हवा में ही घुल जाएंगे, कुछ तो इवापोरेट हो जाएंगे प्लांट से। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स है ना, ये रह जाते हैं और फिर एयर को पोल्यूट कर देते हैं, ओके, एयर को खराब कर देते हैं, क्लियर। और लास्टली ये जो चीज़ है ना, ये एक चीज़ सारे चीज़ों को ड्राइव करेगी, जो कि है इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा हम लोग अभी तक जो भी चीज़ें देखी, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एमिशंस देंगी, ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा यूज़ होंगे तो ज़्यादा एमिशंस देंगे, ओके, पेड़ ज़्यादा कट होंगे क्योंकि भाई लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होंगे, ओके। नेचुरल कॉजेज़ का तो चलो जाने दो, ओके। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो ये सारे चांसेस होने की ज़्यादा संभावना है, ओके। फिर फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना तो भाई मतलब तय है, लिखा ही हुआ है। इंसान तो इतने पीछे पड़े हुए इस फॉसिल फ्यूल के कि भाई इनकी पीठ छोड़ ही नहीं रहे, अभी तक हम लोग यूज़ करते ही रह रहे हैं इनको, ओके। पर चलो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी फ़िलहाल शुरू कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह यूज़ करना, जो अच्छी बात है, ओके। फिर ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ वाला चीज़, पॉपुलेशन ग्रो होगा तो ये सब भी होगा ही, ज़्यादा होगा। और फॉरेस्ट की कटिंग भी मैंने बताई, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो एक लास्ट का कॉज है ना, वो ड्राइविंग कॉज है बहुत सारे बाकी के कॉजेज़ का, ओके। तो इसको कंट्रोल में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया अब नंबर 1 पर पहुंच गई है, राइट, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के टर्म्स में। पर ये जितनी अच्छी बात है उतनी ही इंडिया के लिए, ओके, या फिर उतनी ही हमारे कंट्री के लिए थोड़ी सावधानता बरतने की भी बात है, ओके, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर पाए इन चीज़ों को, करेक्ट। तो अभी हम लोग ने बच्चों देखे कॉजेस एयर पोल्यूशन के, किन चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूट हो रहा है। अब देखेंगे इफेक्ट्स। तो ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इससे क्या क्या हो रहा है, ओके। तो ये जो बच्चा दिख रहा है आपको मस्त एकदम खुश है भाई, हंसता खेलता, पर इस बच्चे को थोड़ी पता है कि भाई एयर पोल्यूशन होने की वजह से इसके साथ क्या क्या हो सकता है, या फिर इसको क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ओके, इसके सर में डिजीनेस हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा स्लीपीनेस, या फिर हेडेक होना शुरू हो सकता है, ओके, एयर पोल्यूशन की वजह से। आई इरिटेशन हो सकता है, नेजल इरिटेशन हो सकता है, ओके, मतलब आंखों का इरिटेशन, नाक में इरिटेशन, ओके, या फिर कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ओके, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, ओके, तो गला भाई किचकिच करने लगेगा, ओके, और चेस्ट पेन, ओके। और क्या हो सकता है, और एक खतरनाक चीज़, लंग कैंसर या फिर बाकी के लंग के डिजीजेस भी हो सकते हैं। यहीं पर कुछ लंग्स होते हैं, राइट, तो बाकी के कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं, करेक्ट, लंग से रिलेटेड भी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट की जाती है बाय एयर पोल्यूशन, ओके। इसके अलावा प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन। एक इसका उदाहरण है भाई, लीव्स को खतरा है, डैमेज करता है एयर, ओके, पोल्यूटेड एयर। अब आगे एसिड रेन नाम की जो चीज़ है ना, ये आपने थोड़ी बहुत सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं भी बता देता हूँ, ओके। ये एक्चुअल में जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका मतलब होता है एसिडिक होता है हमारा रेन। मतलब क्या, तो देखो ये मस्त बादल दिख रहा है आपको, ओके, ये पानी बरस रहे हैं, पर ये जो दो गैसेस आपको दिख रहे हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो है, ओके, ये जो गैसेस है, ये जब पानी बरस रहा है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर
ये जो गैसेस हमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओके, यहाँ पर, ओके, ये पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे, ओके, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे और जब नीचे आएंगे, ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। क्लियर? अब इस एसिड रेन की वजह से क्या क्या हो सकता है भाई साहब? इस एसिड रेन की वजह से अगर ये ऐसा एसिड रेन कहीं पर गिर गया, ओके, तो मोस्टली ये क्या करता है, ओके, रिवर्स पर गिर गया, रिवर्स में ये पानी गिर गया तो एक्वाटिक लाइफ को खतरा है भाई, ओके, खेतों में गिर गया, ओके, तो प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे। और कई सारे अच्छे खासे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास मार्बल से बने हुए, ओके, या फिर मेटल्स कहो, तो वो भी इस एसिड रेन से डैमेज होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया मूल क्या है एसिड रेन का? ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस, और ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये क्या है? पोल्यूटेंट्स है ना, राइट? तो इनका एमिशन हमें कम से कम रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एसिड रेन के प्रभावों को हमको फेस करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सीडेंट्स भी होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो डस्ट है या फिर स्मोक है, ओके, वो रास्ते पर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी तो दिख रहा है आपको रास्ते में आगे कुछ दिख रहा है आपको, जैसे जैसे ड्राइव करते जाओगे वैसे वैसे आगे दिखेगा। गलती से कोई दूसरा, मतलब गलती से कोई व्हीकल रहेगा, वो दूसरे लेन में आ गया, सीधा सामने सामने आ गया, टकरा गया, ठोकर हो जाएगी, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। ओके ओके, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है और अक्सर पाई जाती है, होती है। ओके, अब आएंगे हम लोग इस चीज़ पर जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये वाली कॉन्सेप्ट को समझने में हम लोग को समझ में आएगा कि मैं इतने देर से क्यों बोल रहा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में खतरनाक है, एक्सेस में खतरनाक है, एक्सेस में खतरनाक है। क्यों भाई? अब ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम लोग एक इफेक्ट को समझते हैं जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ओके, हमारे अर्थ के लिए भी। तो इसको समझाने के लिए आपने कहीं ग्रीन हाउस नाम का हाउस देखा होगा शायद, या फिर सुना होगा। अगर आपने सुना भी होगा तो भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है ये। ग्रीन हाउसेस ऐसे कांच के हाउसेस होते हैं जिनके वॉल्स भी कांच के, रूफ्स भी कांच के, ओके, इसके अंदर मस्त प्लांट्स बीन्स ग्रो किए जाते हैं, ओके, मस्त एकदम। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये ग्रीन हाउस क्या करते हैं मालूम है? ठंडी जगह जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर ठंडे जगहों पर ऐसे ग्रीन हाउस बांधे जाते हैं, क्योंकि जो दिन में ना सूरज की रोशनी तो रहती है, पर जब यहाँ पर ये जो सूरज की रोशनी दिन में ग्लास से पास होती है, ओके, तो जो हीट एनर्जी यहाँ ग्लास के अंदर से, मतलब ग्लास के अंदर चली जाती है। पहले तो सनलाइट अंदर जाएगी, तो सनलाइट जो है वो ये हीट एनर्जी लेके जाएगी, तो लाइट तो पास होने देता है ये ग्लास, पर जो अंदर हीट एनर्जी गई ना उसको ट्रैप कर देता है, अंदर के अंदर ही रखता है। ओके, तो सन से जो हीट एनर्जी जा रही है ये ग्लास के अंदर, ग्लास जो हमारा है ग्रीन हाउस, ये इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस, ये ट्रैप कर देगा हीट को। अब क्यों ट्रैप करेगा सर क्या ही ज़रूरत है? मतलब क्योंकि जब अंधेरा होगा, रात होगी, जब हमारा सन निकल जाएगा तो ठंड होगी बहुत। तो उस ठंडी कंडीशंस में कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको थोड़े मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ये हीट जो है ग्लास हाउस के अंदर या फिर ये जो ग्रीन हाउस के अंदर, ये हीट उन प्लांट्स के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर बनाए रखेगी। अब इसी तरह का मैकेनिज्म या फिर इसी तरह का जो ग्रीन हाउस है वो हमारे अर्थ के लिए भी है, पता है आपको? ओके, और ये जो ग्रीन हाउस है ना, ओके, ये क्या है? ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस है, वो गैसेस ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं। अब इन गैसेस को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, बात समझ में आ गई? तो अर्थ के लिए ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं कुछ गैसेस, इसीलिए उनका नाम है ग्रीन हाउस गैसेस। अब कौन से होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताते तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड की आपको हंसी आएगी, हाँ, मतलब हंसी इसको ये आजू बाजू में होने पर आती है, इसीलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड को तो कोई अगर रूठ के बैठा होगा ना तो नाइट्रस ऑक्साइड बाजू में लेके जाने का है। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, बस ये लाफिंग गैस है, समझ लेना, सच में इससे हंसी आती है। ओके, चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं, वाटर वेपर, ये सारे गैसेस जो है ये इस कांच के हाउस की तरह काम करते हैं हमारे अर्थ के लिए। तो ये भी क्या करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अब इसको। ओके, तो अर्थ जो है हमारा, इसको भी सन से मस्त अच्छी खासी एनर्जी मिल रही है। तो होता क्या है, जो भी एनर्जी अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है ना, बहुत सारी एनर्जी अर्थ, ओके, रिफ्लेक्ट कर देता है।
ओके, फिर से बोलता है एनर्जी को कि चल भाई निकल जा तू। ओके, तो ये सन की एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर से सरफेस पर आती है और फिर सरफेस से अर्थ इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ एनर्जी यूज कर लेता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है। पर ये जो गैसेस है जो मैंने बताया आपको यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर वाटर वेपर, ये गैसेस यहाँ पर अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर ओके प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, जो भी हीट एनर्जी अर्थ का सरफेस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, बोल रहा है बाहर जा, उसी को ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ओके, अब ये एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, सेम उसी रीजन के लिए जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास हीट को ट्रैप करता है, ताकि रात जब हो तब ठंड होती है तो अंदर के प्लांट्स को थोड़ा वार्म रखने के लिए, अंदर के प्लांट्स के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर टेम्परेचर कंडीशंस मॉडरेट रखने के लिए। तो उसी तरह से ये भी क्यों हीट को ट्रैप करते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि जब सूरज इस पार्ट को नहीं फेस कर रहा है तो यहाँ पर अंधेरा होगा, रात होगी, तो रात में बहुत ठंड हो जाएगी अर्थ पर जो भी ठंड होगी ओके, वो इतनी ज़्यादा ये गैसेस नहीं होने देंगे कि हम लोग मर ही जाए। ओके, हम लोग मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रह पाए। कैसे, तो ये जो गैसेस है जो हीट ट्रैप करके रखेंगे एटमॉस्फेयर में, ये हीट रात को जब ठंडी हो जाती है तब ये हीट मॉडरेट करेगी अर्थ के टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को और ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगी। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पर अच्छे खासे जिंदा रह पाएंगे अर्थ पर रात को भी। ओके, तो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन हाउस गैसेस, इनका ना होना मतलब हम लोग का एक्सटिंक्शन होना। ओके, क्लियर, तो थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें अब समझ में आने शुरू हो गई होंगी। ओके, जो हम लोग ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि भाई एटमॉस्फेयर अर्थ को वार्म जो है उसको ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट नहीं होने देता, ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होने देता, करेक्ट, तो ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होने देता, ये ऐसे नहीं होने देता। क्लियर, ओके, चलो, तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेस में होंगे, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, मैंने बोला था आपको। ओके, आप आपके मम्मी पापा से ओके हट कर करके बर्गर्स और पिज़्ज़ा खाओगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। वैसे ही हद से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अगर अर्थ के अगल बगल रह गए ओके या फिर आ गए, तो ये जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, इसके अंदर बहुत सारे ये ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, तो ये क्या करेंगे, अर्थ जो हीट एनर्जी रेडिएट करती है या फिर जो हीट एनर्जी ओके बाहर फेंक देती है ओके स्पेस में, ओके एटमॉस्फेयर के बाहर तो स्पेस होता है, तो स्पेस में फेंक देती है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये गैसेस क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे और इससे ना अर्थ को जितने टेम्परेचर मॉडरेशन की ज़रूरत है, मतलब जितना मॉडरेट टेम्परेचर अर्थ को चाहिए, अब ये क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है गैसेस तो ये ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप करेंगे, तो ये ज़्यादा हीट एनर्जी अर्थ को नहीं चाहिए, तो इससे क्या होगा, जो हमें नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज होगी, तो अर्थ वार्म होगा। राइट, अब तुमको थोड़ा सेंस बन रहा होगा, अब आया होगा आपको समझ में कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से या फिर एक्सेस ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से हमारा ग्लोब, हमारा अर्थ वार्म हो रहा है, और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये जो मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, ये हार्मफुल गैसेस एयर के अंदर जाते हैं तो एयर को पोल्यूट करते हैं, और ये पोल्यूटेड एयर में जो गैसेस है, ये सारे गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस भी है, ये कुछ ऐसा कारनामा भी करना शुरू कर देते, जिसके वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ वार्मर हो रहा है, और फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यही मैं आपको बताऊंगा। एक सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस बता देता हूँ, जितना अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, ये आपको आइस दिख रही है, अर्थ के नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर कुछ आइस है, अच्छी खासी अमाउंट ऑफ आइस, तो ये जो आइस है ये पिघलना शुरू होंगी। अगर ये पिघलेंगी ओके तो सीज में चली जाएगा सब वाटर, और ये जो सीज और ओशंस है ओके इनका क्या होगा, लेवल बढ़ेगा फिर, करेक्ट, क्योंकि आइस तो भाई क्या हो रही है भाई, अब पिघल रही है, तो ओशंस और सीज में पानी चला जाएगा तो उनका लेवल बढ़ेगा। अब उनका लेवल बढ़ा तो हमारे अर्थ पर कई सारे कोस्टल रीजन्स है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, देखो ये यहाँ पर मैं आपको ऐसा एक थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये कोस्टल रीजन है अर्थ के ऊपर। ओके, अगर ये आइस मेल्ट होगी तो बहुत सारा पानी का सी लेवल बढ़ जाएगा, मतलब सी का लेवल बढ़ जाएगा यहाँ पर, ओके वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये जो कोस्टल एरियाज है
ये वाले एकदम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले कोस्टल एरियाज, ओके, इनके ये तो डूब जाएंगे, ओके, क्योंकि सी लेवल बढ़ गया तो ये कोस्टल एरिया की लेवल तो इतनी है, फिलहाल तो अभी तक यहाँ तक ही पानी है तो ठीक है भाई, पर सी लेवल बढ़ने के बाद तो ये तो सबमर्ज हो जाएंगे, ओके। तो ये खतरा है उन सारे कोस्टल सिटीज़ को जो आज एकदम बढ़िया तरीके से थ्राइव कर रही है। मतलब दुनिया में आप देखोगे, आपने कई थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि दुनिया में जो भी बहुत थ्राइविंग सिटीज़ है उनमें कई ज़्यादा ऐसी सिटीज़ है जो कोस्टल एरियाज़ में है, ओके। हमारे इंडिया में ही कहो मुंबई, राइट, बहुत ज़्यादा थ्राइविंग सिटी है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, ओके, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं हम लोग। तो ऐसे ही कई सारे देशों में कई सारे सिटीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और वो कोस्टल एरियाज़ में वो डूब जाएंगे। और ये तो छोड़ो, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते तो आपको, कई सारे देश ऐसे हैं जो भाई साहब वो इतने से छोटे से देश हैं जो कोस्टल एरिया में ही उनका पूरा का पूरा लैंड एरिया आ जाएगा, ओके। तो मतलब अगर ये ग्लोबल वार्मिंग हुई तो उनका पूरा का पूरा मतलब, या फिर आधा देश ही पूरा डूब जाएगा, आधा देश ही डूब जाएगा उनका। तो वो सारे देश भी थोड़ा बहुत सजग हो गए, अवेयर हो गए कि भाई इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे एग्जिस्टेंस को तो खतरा होगा। जो अंदर के एरियाज़ हैं वो तो बच जाएंगी, पर बाहर के एरियाज़ डूब जाएंगे। तो ना ही वो छोटे देश, पर ये बड़े बड़े देशों को भी बहुत अच्छा खासा खतरा है इनका, ओके, ग्लोबल वार्मिंग का, ओके। तो एक चीज़ मैंने ये बता दी ग्लोबल वार्मिंग की जो हमें इम्पैक्ट कर सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर देखा मैंने आपको ये नॉर्थ पोल की आइस दिखाई, तो वैसे ही उसी तरह से देखो ये साउथ पोल की आइस, ओके। तो ये सारी आइसेस ऐसी मेल्ट होगी तो वही सी लेवल में बढ़त होगी, कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरे की घंटी है, और ऐसे प्रेडिक्ट किया गया है कि कुछ 10, 15, 20 सालों में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ते जाएगा अर्थ का। तो वो भी अच्छी बात नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने पर यही होगा, आइसेस मेल्ट होंगी, कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, ओके। और कई भी चीज़ें हैं वो भी अफेक्ट होंगी, पर ये एक मेजर चीज़ है जो मैंने आपको बताई। क्लियर। अब अगला वाला और लास्ट वाला इफेक्ट है ओजोन डिप्लीशन। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, पहले मैं आपको ओजोन क्या होता है वो समझा देता हूँ। अब अर्थ है ना, हम लोग ने पढ़ा कि भाई एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एयर है अराउंड द अर्थ, पर ये जो एयर का लेयर है ये 4 अलग अलग लेयर से बना हुआ है, ओके, या फिर एक ही लेयर के 4 अलग अलग पार्ट्स ऐसे कहो, ओके। तो हम लोग को लेना देना ना ज़्यादा इन लेयर के बारे में पढ़ने में नहीं है। आपको मैं बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ये जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है ना, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ओके, जो अर्थ से एकदम जुड़ा हुआ है, जिसमें मस्त प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं इस लेयर में, ओके। और इसके ऊपर जो लेयर होता है ना, इसको स्ट्रैटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। ओह, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, स्ट्रैटोस्फियर। चलो आओ, ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना स्पेलिंग का भी। तो स्ट्रैटोस्फियर ये है दूसरा लेयर हमारा, ओके। तो ये लेयर में एक ओजोन लेयर होता है, ओके। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मैंने कुछ कलाकारी करने की, मतलब कलाकारी वाला इमेज लेने की कोशिश की है, ओके। तो ये ओजोन का लेयर होता है स्ट्रैटोस्फियर में। अब ये ओजोन एक्चुअल में ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा O3 होता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा है, ओके, या फिर आप आगे पढ़ोगे। तो ये ओजोन जो है ये हमारे अर्थ की रक्षा करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। अब कौन से हार्मफुल रेज हमने देखे थे? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ओके। तो ये ओजोन लेयर हमारा रक्षक है फ्रॉम द यूवी रेज। पर हो क्या रहा है, हाल ही में हम लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में ये चीज़ें भूल जा रहे हैं कि हमें हमारे एनवायरनमेंट की भी ख्याल रखनी चाहिए। तो कुछ केमिकल्स है, ओके, जैसे कि CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं हम लोग उनको, ये ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, ओके, ओजोन लेयर की थिकनेस को कम कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर जिस चीज़ से हमें बचा रहा है वो है यूवी रेज, उस चीज़ से बचाना बंद हो जाएगा। तो यूवी रेज डायरेक्टली चेक करके सरफेस पर आ जाएंगी, और ये अगर सरफेस पर आ गई तो कई सारे स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर्स वगैरह होने लग जाएंगे, ओके। तो हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये एक कॉज क्यों है? क्योंकि ये सारे केमिकल्स हमको कम से कम रिलीज होना मतलब ये सारे केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं ना एटमॉस्फेयर में, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि ये सारे केमिकल्स कम से कम रिलीज हो, ताकि हमारा ओजोन लेयर हेल्दी रहे, खुश रहे, स्वास्थ्य उनका बना रहे, ताकि वो हमारा स्वास्थ्य बना रखने में मदद करेगा, ओके।
क्लियर। तो बच्चों अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर, लास्ट वाले टॉपिक पर। ओके, एयर पोल्यूशन में ही हम लोग अब देखेंगे, हम लोग ने कॉजेज देखे, हम लोग ने उसके इफेक्ट्स देखे एयर पोल्यूशन के। अब देखेंगे कि भाई कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एयर को पोल्यूट होने से। तो सबसे पहली चीज, ओके, जो कॉज था ना उसी को रिलेट करना है यहाँ पर। कॉज क्या था कि भाई ट्रीज को कट करना एक कॉज था। क्यों? क्योंकि ट्रीज कट होंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग भी करवाता है, राइट। अब चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होने लगेगी आपको। तो वो सब रोक सकते हैं कैसे हम लोग, इस बैलेंस को बनाए रख के। तो बैलेंस को कैसे बनाएंगे भाई, जो ट्रीज काट रहे हैं ना वैसे ही ट्रीज उगाओ, राइट। तो प्लांट ट्रीज, उससे क्या होगा भाई, बैलेंस मेंटेन होगा। दूसरी चीज, ट्रीज हमारे जो होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा रेन अर्थ पर लाने में मदद करते हैं, ओके। और ये जो रेन होता है ये जब आएगा अर्थ पर तो जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट्स है ना, ओके, उनको एटमॉस्फेयर से हटा देगा, ओके। सो एटमॉस्फेयर बन जाएगा फ्री ऑफ पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स ही कह लो, ओके। अगर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो रेन आएगी तो डस्ट पार्टिकल्स वो लेके जाएगी, करेक्ट, एटमॉस्फेयर से। चलो आगे बढ़ते। दूसरा प्रिवेंशन मेथड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा अवेयरनेस भी की जा रही है कि भाई ईवीज यूज़ करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो भी सीएनजी या फिर पेट्रोल या फिर डीजल पर चलने वाली जो व्हीकल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस देंगी, ओके, एज कंपेयर टू गैसोलीन मतलब पेट्रोल, ओके। सीएनजी वाले जो व्हीकल्स है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देते हैं, इसलिए कुछ सालों पहले सीएनजी व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा था। अब तो ऐसा व्हीकल्स आ गए हमारे पास, ईवीज आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ही नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेंगे, कम से कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, तो हमारे बैलेंस बनाए रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, करेक्ट। तो इसीलिए ओके ईवीज का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ना हो ईवीज का इस्तेमाल करना तो सीएनजीज यूज़ कर लेना चाहिए, करेक्ट। इसके अलावा जो भी पेट्रोल पर चलने वाले व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उन्होंने चेकिंग करनी चाहिए अपनी व्हीकल की फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी जैसी एनर्जी यूज़ करो, ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, एकदम क्लीन एनर्जी है ये, ओके। क्लीन एनर्जी इसका मतलब इससे एनवायरनमेंट को बहुत कम हानि है, क्लियर। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है ध्यान रखना है हमें कि इसका जो लोकेशन है वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो, ओके, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में जो भी गैसेस एमिट होती है अगर रेसिडेंशियल एरिया उसके एकदम बगल में ही हो तो फिर वो सारी गैसेस नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो रह रहे, एनिमल्स वगैरह रह रहे, वो इनहेल करेंगे तो उनको कई सारे डिजीज़ होंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था पहले, ओके। बहुत खतरनाक कैंसर या फिर डिजीज़ भी हो सकती है, ओके। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत दूर दूर तक कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं दिख रहा है, बहुत दूर उस तरफ कहीं है, ओके। और यहाँ पर ये तो रेसिडेंशियल एरिया ऐसे दूर होने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से, क्लियर। तो बच्चों चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम अभी तक जो कुछ भी चीज़ें पढ़े हैं पूरे के पूरे इस चैप्टर में एयर एंड एटमॉस्फेयर में, वो देखते हैं हम लोग कितना हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आई थी, इसलिए हम लोग आंसर दे पा रहे थे, ओके। तो क्वेश्चन दिखते ही आप पॉज करना, आंसर देने की खुद कोशिश करना, करेक्ट। ऐसे ही बैठे मत रहना, क्लियर, काउच पोटैटो की तरह एकदम मस्त सोफे पे बैठे हुए और वीडियो देख रहे जैसे कि कोई मूवी चल रहा है, ओके। इस तरह से साइंस पढ़ी नहीं जाएगी आपसे, ओके। साइंस में दिमाग को जब तक दौड़ाओगे नहीं तब तक साइंस दिमाग में घुसेगी नहीं, ओके। चलो तो आगे बढ़ते। फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल से क्वेश्चन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ, किसका बैलेंस, ओके, प्लांट्स और एनिमल्स मेंटेन करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों भी रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में इसे शॉर्ट फॉर्म में उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, आप पूरा लिख दो, हो जाएगा, ओके। फिर ग्रीन प्लांट्स नीड डैश गैस टू प्रिपेयर फूड, कौन सा, याद करो। ग्रीन प्लांट्स को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, करेक्ट। फिर सपोर्टर ऑफ कंबशन इन एयर इज, हमारे एयर में कंबशन को सपोर्ट करने वाला गैस कौन सा गैस था जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, याद करो, ऑक्सीजन, राइट, यस, ऑक्सीजन, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
एयर इज अ कॉम्पाउंड। अब इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वाले वीडियो में कि भाई एयर कॉम्पाउंड नहीं है, कुछ 2-3 चीज़ें भी हम लोग ने देखी थी, राइट, कि एयर मिक्सचर ही है। क्यों? क्योंकि उसका कंपोजिशन वेरिएबल है वगैरह वगैरह, उसके कंपोनेंट्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स एंड ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो इसीलिए एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये तो फॉल्स है भाई। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोचो सोचो सोचो, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर द फूड। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, और दिया क्या जाता है, याद करो, खाना बनता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं रिलीज होता, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लिखा है, ये तो गलत है, करेक्ट, तो गलत है भाई, तो फॉल्स। ओके, क्लियर। फिर रेस्पिरेशन नीड्स नाइट्रोजन। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, क्या नाइट्रोजन लगती है रेस्पिरेशन के लिए? ओके, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है उसका कुछ तो रिलेशन होता है, उसका कुछ तो रिएक्शन होता है विद द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। नाइट्रोजन तो भाई हमने कभी सुना नहीं है, करेक्ट, तो रेस्पिरेशन के लिए नाइट्रोजन नहीं लगती, ये भी है भाई गलत। ठीक है, फिर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। तो जो बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि भाई ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है ओके ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस, तो फिर ऑक्सीजन होना चाहिए था मेजर कंपोनेंट, पर मैंने बताया था आपको ऐसा तो नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट 1/5 एटमॉस्फेयर या फिर एयर में नाइट्रोजन है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, तो ये भी गलत है। आपको अगर सर आपने सारे फॉल्स ही ले लिए, ओके, थोड़ा आपके दिमाग को चालना देने के लिए फॉल्स लिए, सही स्टेटमेंट्स लेकर आपके दिमाग को चालना इतनी नहीं मिलेगी, राइट। ओके, मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते, अगला वाला क्वेश्चन। अब ये आप देखो, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और सॉल्व कर लेना। ओके, द गैसेस विच कॉज एसिड रेन आर ABCD, 4 ऑप्शन है और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो फटाफट देखो। ओके, पॉज करना, सोचना और आंसर तक पहुंच जाना। तो आई होप आपने कर लिया होगा, राइट, पॉज करके आपने सोचा होगा, आंसर आपको मिल भी गया होगा, नहीं मिला होगा तो मैं आगे बता देता हूं आपको। ओके, ऑप्शंस दिए हैं, द गैसेस विच कॉज एसिड रेन आर, इसके लिए SO2 एंड O2। O2 करता है क्या? SO2 करता है एसिड रेन के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, पर O2 होता है नहीं, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। N2O2 बिल्कुल नहीं, इन दोनों में से कोई भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। CO2 एंड वाटर वेपर, अभी वाटर वेपर कहाँ से एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने लग गया, कभी नहीं। ओके, तो गलत। फिर NO2 एंड SO2, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसेस है भाई जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही हमारे वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर एसिड रेन के नाम से ये अर्थ पर आ जाते हैं। ओके, क्लियर। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। आई होप आपको ये जो हम लोग ने चीज़ें पढ़ी, इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े इस वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको बहुत मज़ा भी आएगा मेरे साथ सीखने के लिए। पर ये चीज़ मेरे को बिल्कुल बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, आपको मज़ा आया कि नहीं। ओके, और भी आपके कुछ अगर फीडबैक्स होंगे तो वो भी आप दे सकते हो। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ओके, तो ICSE क्लास 6th कहो, 7th कहो, 8th कहो, 9th कहो, इन क्लासेस के लिए, 10th कहो, इनके लिए हम लोग हमारे वेबसाइट पर learnhome.com पर अलग से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और ऑनलाइन टेस्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो इस चैप्टर के वीडियो को देखने के बाद, आप आपके टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर पढ़ने के बाद, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से चेक करने के लिए, ओके, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी और नए क्वेश्चंस आप हमारे वेबसाइट पर जाके DPPs में या फिर ऑनलाइन टेस्ट्स में जाके सॉल्व करके देख सकते हो, ताकि आपकी जो सोचने की जो कैपेसिटी है वो वाइडन हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आने की शुरुआत हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो चलो बिना, और जैसे आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो मिलते हैं आपको अगले साल, राइट, क्लास 7th में, जिसमें हम शुरू करेंगे हमारा पहला चैप्टर। तो वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर मेरी मुलाकात तो आपसे क्लास 7th में हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर पर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ ग्रेट डे।